हेलो गाइस एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं इंग्लिश के कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में। आज हम ऐसे वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके स्पेलिंग में हमें कंफ्यूजन आती है, क्योंकि ये दो लफ्ज़ हैं और ये बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो हमें यहाँ कंफ्यूजन आती है कि कौन सा वाला स्पेलिंग इस्तेमाल करना सही रहेगा। आज हम इस तरह के वर्ड्स के बारे में पढ़ने लगे हैं, तो वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला वर्ड है मेडल। अब मेडल का मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ एक पिक्चर बनी हुई है ना। मेडल इस तरह की पिक्चर को कहते हैं जिसमें हम किसी प्राइज मिलने की बात कर रहे होते हैं। ये एक मेडल है। अब अगर हम मेडल कहते हैं MEDDLE वाला, तो इसका मतलब होता है किसी के मामलात में इंटरफेरेंस करना। तो MEDL मेडल किसी प्राइज को कहते हैं, MEDDLE मेडल इंटरफेरेंस करना। जैसे ही हैज़ वन मैनी गोल्ड मेडल्स, वो बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीत चुका है। इसका मतलब है हम इस तरह के मेडल की बात कर रहे हैं, उसे किसी किस्म का प्राइज मिलने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं MEDDLE मेडल, तो इसका मतलब होता है इंटरफेरेंस करना, मुदाखलत करना। जैसे वाई डिड यू मेडल इन माई अफेयर्स, यानी आपने मेरे मामलात में इंटरफेरेंस, मुदाखलत क्यों की। इसके बाद है सीन। SCENE वाला सीन और SEEN सीन। SCENE वाले सीन का मतलब होता है मंजर। अब जैसे हम कह रहे हैं इट इज़ अ वर्थ सीइंग सीन, इसका मतलब है ये मंजर देखने के काबिल है। बहुत खूबसूरत कोई मंजर हमने सीन देखा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम SEEN वाला सीन इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब है हम वैसे किसी को देखने की बात करें, हम खास मंजर की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आई हैव सीन यू बिफोर, मैं आपको पहले देख चुकी हूँ। तो यहाँ पे नॉर्मल वैसे देखने की बात कर रहे हैं। SCENE वाला सीन किसी हम खास मंजर की बात कर रहे हैं। इसके बाद है वेल। VALE वाला वेल और VEIL वाला वेल। VALE वाले वेल का मतलब होता है जिस तरह हम कहते हैं वादी। द वेल ऑफ सवाद इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी, यानी सवाद की जो वादी है वो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। इस वाले VLE वाले वेल का मतलब है वादी। और अगर हम कह रहे हैं VEIL वाला वेल, तो इसका मतलब है हमने एक नकाब की बात कर रहे हैं जिसे अपना चेहरा ढका जाता है। शी कवर्ड हर फेस विद अ वेल, वो उसने अपना चेहरा नकाब से ढका। तो VLA वाला वेल, जिसने देखिए यहाँ पिक्चर में एक वादी बनी भी हुई है, हम इसको कह रहे हैं। इसके बाद है रेन। REIN वाले रेन का मतलब होता है घोड़े की लगाम। जिस तरह हम घोड़े पे बैठते हैं तो हमने साइड से पकड़ा हुआ होता है ना, उसे घोड़े की लगाम कहते हैं, रेन कहते हैं। आई पुल द रेन ऑफ द हॉर्स टू स्टॉप इट, या मैंने घोड़े को रोकने के लिए उसकी लगाम खींची। तो REIN वाला रेन, इसका मतलब है लगाम। और REIGN वाले रेन का मतलब होता है, अब इसमें जो ये वाला जी है ये साइलेंट हो जाएगा। इसका मतलब होता है राज करना या दौरे हुकूमत। जिस तरह हिज रेन वॉज ऑन दी होल पीसफुल, यानी जितना अरसा उसने हुकूमत की, राज किया, वो पीसफुल था, पुरअमन था। तो जिस टाइम में किसी के पास कोई पावर होती है, जिस तरह किंग के पास या क्वीन के पास, तो वो उनका रेन होता है, उनका दौरे हुकूमत होता है, उनका राज करने का, यूं आप समझ लें, वक्त होता है। तो REIN वाला रेन लगाम को कहते हैं। REIGN वाले रेन का मतलब होता है राज। आगे है रोल। ROLE रोल का मतलब होता है किरदार। फर्ज कर लें आप किसी ड्रामे में क्वीन बने हैं, तो वो आपका एक रोल है। जिस तरह शी प्लेड द रोल ऑफ द क्वीन इन दिस प्ले, उसने इस प्ले में, इस ड्रामे में क्वीन का, मलिका का किरदार अदा किया था। ये उसका रोल था जो फर्जी करेक्टर बना है। अगर हम कह रहे हैं ROLL वाला रोल, तो इसका मतलब होता है अटेंडेंस लेना, जैसे हाजिरी लगाना। हैड द रोल बीन कॉल्ड बिफोर आई केम, क्या मेरे आने से पहले रोल कॉल हो चुकी थी, अटेंडेंस यानी लग चुकी थी। तो ROLE वाला रोल, इसका मतलब है किरदार, कोई फर्जी करेक्टर प्ले करना। ROLL वाला रोल, अटेंडेंस लेना। तो आई होप आपको इनके स्पेलिंग में कन्फ्यूजन अच्छे से क्लियर हो गई है। आगे है सिंकिंग और ड्राउनिंग। अब यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन आती है कब हमने सिंकिंग का वर्ड इस्तेमाल करना है और कब हमने ड्राउनिंग का वर्ड इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोनों यूज़ तो डूबने के लिए किए जाते हैं ना। अब सिंक इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, किसी बेजान चीज़ के डूबने की बात कर रहे हैं। ड्राउनिंग इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी इंसान के डूबने की बात कर रहे हैं। अब इसको ज़रा हम एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस शिप इज सिंकिंग स्लोली, यानी शिप जो है वो आहिस्ता डूब रही है। अब शिप क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद है ड्राउनिंग। अब यहाँ पे हम किसी जानदार के डूबने की बात कर रहे हैं।
शी सेव्ड अ लिटिल गर्ल फ्रॉम ड्राउनिंग, उसने छोटी बच्ची को डूबने से बचाया। यहाँ पे हम यूँ नहीं कह सकते हैं शी सेव्ड अ लिटिल गर्ल फ्रॉम सिंकिंग, वो गलत होगा। सिंक आपने बेजान चीज़ के लिए, नॉन लिविंग थिंग के डूबने की बात करने के लिए इस्तेमाल करना है। ड्राउनिंग आपने किसी इंसान के डूबने के लिए बात करनी है, तब इस्तेमाल करना है। तो आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया। इसके बाद है प्रिंसिपल। अब देखें, एक प्रिंसिपल बनता है पीएल वाला, एक प्रिंसिपल है पीएलई वाला। इस वाले प्रिंसिपल का मतलब होता है जिस तरह स्कूल में कॉलेज में प्रिंसिपल होती है ना, कोई ऐसा पर्सन जिसके पास स्कूल या कॉलेज में जो हेड होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है, यहाँ पे हम उसकी बात करें। जिस तरह अगर मैं कह रही हूँ आवर स्कूल प्रिंसिपल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, हमारी जो स्कूल प्रिंसिपल है वो बहुत सख्त है, इसका मतलब मैं किसी इंसान की बात कर रही हूँ। अब इस वाले प्रिंसिपल का मतलब होता है उसूल। अगर हम कह रहे हैं ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, तो इसका मतलब है वो असूलों पे अमल करने वाला आदमी है। तो आई होप इन दोनों में कन्फ्यूजन क्लियर होगी। के PRINCIPL वाले का मतलब है हम किसी इंसान की बात कर रहे हैं, PLE का मतलब है हम किसी असूल की बात कर रहे हैं। इसके बाद है डायरी अब और डेरी। अब देखें दोनों में स्पेलिंग में डिफरेंस है, लेकिन बहुत दफ़ा क्या होता है जब हमने डायरी के स्पेलिंग लिखने होते हैं वहाँ हम डेरी के स्पेलिंग लिख देते हैं, मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। अब इस डायरी किसे कहते हैं, इस तरह की जो पिक्चर में बनी हुई है इस चीज़ को हम डायरी कहते हैं। आई लॉस्ट माई डायरी येस्टरडे, यानी येस्टरडे गुजरे हुए कल को मैंने अपनी डायरी गुमा दी थी। अब डायरी के स्पेलिंग ये वाले हैं, लेकिन अगर हमने डेयरी प्रोडक्ट्स की, कोई दूध से बनी हुई चीज़ों की बात करनी है, तब हम ये वाले स्पेलिंग इस्तेमाल करेंगे, DAIRY वाले। आई डील इन डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी मैं डेयरी प्रोडक्ट्स का कारोबार करती हूँ। तो यहाँ पे डेयरी और डायरी के जो स्पेलिंग है ये बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जब आपने डायरी इस तरह की नोटबुक टाइप किसी चीज़ की बात करनी है तो आपने DIARY वाले स्पेलिंग लिखने, अगर डेयरी की बात करनी है तो DAIRY वाले स्पेलिंग लिखने। इसके बाद है मीट। MEET वाले मीट का मतलब होता है जिसे हम वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मिलना। MEAT का मतलब होता है गोश्त। अब यहाँ पे बेसिकली कंफ्यूजन आती है इतने हिस्से में कि कब MEE वाला लगाना है और कब MEAT वाला लगाना है। तो अगर हम कहते हैं मिलने की बात करें, फिर हम कह सकते हैं आई शैल मीट यू टमोरो, मैं आपसे कल मिलूंगी। यहाँ पे हम इस वाले मीट की बात कर रहे हैं, MEET वाले मीट की। अगर मैं कह रही हूँ मैं आपसे जो दिन गुजर गया कल मिली थी, फिर हम कहेंगे आई मेट यू येस्टरडे। तो यहाँ पे ये एज अ वर्ब इस्तेमाल किया जा रहा है, MET वाला मेट लगाया जा रहा है। मीट फर्स्ट फॉर्म है MEET वाले की, मेट सेकेंड और मेट ही थर्ड। इसके बाद है अगर हम गोश्त की बात करें तो स्पेलिंग कौन से वाले आएंगे, MEAT वाले मीट के। आई डोंट लाइक मीट, मुझे गोश्त पसंद नहीं है। तो स्पेलिंग याद रखने हैं, MEET वाले मीट का मतलब है मिलना, MEAT मीट का मतलब है गोश्त। इसके बाद है एडवाइस। अब देखें, एक एडवाइस दिया होता है S के साथ वाला, एक एडवाइस दिया होता है C के साथ वाला। डिफरेंस क्या है, मतलब दोनों का नसीहत के ही मीनिंग में आता है। एक हो गया नसीहत करना, एक हो गया नसीहत, लेकिन कब हमने S वाला यूज़ करना है और कब हमने C वाला यूज़ करना है। देखिए, S वाला इस्तेमाल किया जाता है जब हमने वर्ब की बात करनी है, C वाला इस्तेमाल किया जाता है जब हमने नाउन की बात करनी है। जैसे माई फादर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, मेरे फादर ने मुझे नसीहत की कि मैं सख्त मेहनत करूँ, तो यहाँ पे हम इसे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करें। माई फ्रेंड डिड नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम CE वाला एडवाइस नाउन के तौर पे इस्तेमाल करें, तो S वाला हम वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और C वाला हम नाउन के तौर पे इस्तेमाल करें। अब ऊपर जो हमने एडवाइज्ड लिखा हुआ है, हम यहाँ पे यूँ नहीं कह सकते C माई फादर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम कह रहे हैं नीचे माई फ्रेंड डिड नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस, यहाँ पे अगर हम S लिख देते हैं तो वो भी गलत हो जाएगा, हमारा मीनिंग गलत है। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है जहाँ पे हमने वर्ब वाला इस्तेमाल करना है और कब हमने नाउन वाला इस्तेमाल करना है। इसके बाद है ऑल टूगेदर। एक ऑल टूगेदर ये वाला बनता है और एक ऑल टूगेदर में देखें डबल L आ रहा है और स्पेस भी आ रही है। इसका क्या मतलब है, इस वाले ऑल टूगेदर का मतलब होता है मुकम्मल तौर पे, मजमूई तौर पे। इट इज़ ऑल टूगेदर रॉन्ग टू से डैट ही इज़ माई फ्रेंड, यानी ये बात मुकम्मल तौर पे, मजमूई तौर पे पूरी तरह से गलत है कि वो मेरा दोस्त है।
अगर हम कह रहे हैं इकट्ठे का मीनिंग देने के लिए, फिर हमने ये वाला ए डबल एल वाला ऑल टुगेदर इस्तेमाल करना है। वी वेंट टू सी द मूवी ऑल टुगेदर, हम इकट्ठे फिल्म देखने के लिए गए। तो आई होप आपको इनमें कन्फ्यूजन क्लियर हो गई कि कब सिंगल एल वाला इस्तेमाल करना है जब हमने कहना है मजमूई तौर पे, तब सिंगल एल वाला, लेकिन जब लोगों का इकट्ठे होने की बात करनी है तो हमने ए डबल एल वाला इस्तेमाल करना है। इसके बाद है एक्सेस। इस वाले एक्सेस का मतलब होता है रसाई में होना, कोई चीज़ आपकी रीच में है, आपकी पहुंच में है। अगर हम कह रहे हैं आई हैव एन एक्सेस टू द इंटरनेट, तो इसका मतलब है मेरा इंटरनेट तक रसाई है, पहुंच में है वो मेरी। अगर हम कह रहे हैं मेरी इंटरनेट तक रसाई नहीं, तो हम कह सकते हैं आई हैव नो एक्सेस टू द इंटरनेट, मेरी इंटरनेट तक रसाई नहीं है। अगर हम कह रहे हैं एक्सेस, तकरीबन थोड़ा बहुत आपको फील हो रहा होगा बोलने में एक जैसे हैं। ये एक्सेस है, ये एक्सेस है। एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा होना। जैसे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो बुरी होती है। तो अगर रसाई तक रीच में होने की बात करनी है तब आपने ये वाले स्पेलिंग इस्तेमाल करने हैं। अगर थोड़े ज़्यादा होने की, ज़रूरत से ज़्यादा होने की बात करनी है तो आपने EXCESS वाला इस्तेमाल करना है। इसके बाद है योग और योग। अब बोलने में दोनों योग ही आ रहे हैं, यहाँ पे एल हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है? अगर हम कहते हैं आई हैव अ योक ऑफ ऑक्सन, इसका मतलब है मेरे पास बैलों का एक जोड़ा है। अगर हम कह रहे हैं दी योक इज़ वेरी टेस्टी, तो इसका मतलब है हम जो ये येलो पार्ट है ना एग का, हम इसको योक कहते हैं और हम इसकी बात कर रहे हैं कि योक बहुत टेस्टी है। तो आई होप आपको स्पेलिंग में कन्फ्यूजन नहीं आएगी कि कब आपने LK वाला योग लगाना है और कब आपने KE वाला योग इस्तेमाल करना है। इसके बाद है क्लोथ और क्लोथ्स। इन दो में ख़ास तौर पे कन्फ्यूजन आती है कि कब क्लोथ इस्तेमाल करना है, कब हमने क्लोथ इस्तेमाल करना है। अगर आप अनस्टिच बगैर सिले हुए कपड़े की बात करें तो आप क्लोथ इस्तेमाल करेंगे। जैसे माई फादर डील्स इन क्लोथ, मेरे वाले साहब कपड़ों का कारोबार करते हैं। इसका मतलब है मैं ऐसे कपड़ों की बात करें जो सिले हुए नहीं हैं, अनस्टिच्ड है। अगर मैं सिले हुए कपड़ों की बात कर रही हूँ तो मैं कहूँगी शी ऑलवेज वियर्स नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, वो हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनती है। तो इस वाले क्लोथ्स का मतलब है सिले हुए कपड़े, और क्लोथ जिसमें ES नहीं आ रहा उसका मतलब है अनस्टिच कपड़े। इसके बाद है रूट। अब बोलने में दोनों रूट ही आ रहे हैं। ROUTE वाले रूट का मतलब है हम रास्ते की बात कर रहे हैं। दिस इज़ दी शॉर्टेस्ट रूट टू आवर स्कूल, ये हमारे स्कूल के लिए सबसे मुख्तसर तरीन रास्ता है। लेकिन अगर हम रूट ROOT वाला रूट लिख रहे हैं, इसका मतलब है हम इस वाले हिस्से की जड़ की बात कर रहे हैं। प्लांट्स गेट वाटर थ्रू दी रूट्स, प्लांट्स जो है वो रूट्स के ज़रिए, जड़ के ज़रिए पानी लेते हैं। तो आई होप आपको इनमें दोनों में कन्फ्यूजन क्लियर हो गई है अच्छे से। इसके बाद है माइनर। अब बोलने में दोनों माइनर ही आ रहे हैं, मतलब क्या है? एक माइनर ER वाले का मतलब है प्रोफेशन की हम बात कर रहे हैं। जिस तरह कोई माइंस में जाके काम करते हैं ना, माइंस में जाके जो लोग काम करते हैं, जैसे कोयला खोद के निकालते हैं या गोल्ड निकालते हैं, अगर हम कह रहे हैं प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो हम ER वाला माइनर लगाएंगे। अगर हम कह रहे हैं मामूली सा, हल्का सा, जैसे हमने किसी को कहना है इट इज़ अ माइनर प्रॉब्लम, ये बहुत छोटा सा मामूली सा मसला है, तो हमने OR वाला माइनर लगाना है। आई होप आपको अब कन्फ्यूजन नहीं आएगी कि ER वाले का मतलब है कोई प्रोफेशन की, किसी इंसान के काम करने की बात कर रहे हैं, और OR का मतलब हम कह रहे हैं मामूली सा मसला है ये। इसके बाद है टीच और लर्न। टीच का मतलब क्या है? जब आप किसी दूसरे को सिखाते हैं, जिस तरह शी टीचेज इंग्लिश टू अस, वो हमें इंग्लिश सिखाती है। तो इसका मतलब है कोई इंसान किसी दूसरे को सिखा रहा है। लर्न का मतलब है कोई चीज़ मैंने खुद सीखी है। आई लर्न दिस पोइम बाय हार्ट, मैंने ये पोइम जुबानी सीखी। तो टीच दूसरों को पढ़ाना या सिखाना, लर्न जब आप खुद कोई चीज़ सीख रहे हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं शी लर्न दिस पोइम बाय हार्ट, उसने ये नाम खुद सीखी थी, यानी उस इंसान की बात की जा रही है। टीच का मतलब है आप किसी दूसरे को बता रहे हैं या सिखा रहे हैं। इसके बाद है एक्सेप्ट। देखिए ये वाला जो एक्सेप्ट है ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे माई फ्रेंड डिड नॉट एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, मेरे दोस्त ने मेरा जो इन्विटेशन था, दावतनामा, वो कबूल नहीं किया। इस वाले एक्सेप्ट का मतलब क्या है? कबूल करना। और एक्सेप्ट EXEPT वाले का मतलब क्या है? सिवाय। जिस तरह हम सेंटेंस में इस्तेमाल करके कहते हैं ऑल वर प्रेजेंट एक्सेप्ट सिद्रा,
यानी सिद्रा के अलावा सब प्रेजेंट थे, सब वहां पे थे। आई होप आपको इनमें डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया। एक्सेप्ट कबूल करना, जिस तरह हम ये कह सकते हैं इसको वर्ब के तौर पे, माई फ्रेंड एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन। तो हम यहाँ पे इसको वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं सेकंड फॉर्म लगा के। माई फ्रेंड डिड नॉट एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, यहाँ फर्स्ट फॉर्म के तौर पे वर्ब में इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सेप्ट सिवाय, ऑल वर प्रेजेंट एक्सेप्ट सिद्रा, सब प्रेजेंट थे सिवाय सिद्रा के। अब ये यहाँ वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, ऊपर वाला ACCEPT वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था। आई होप आपको इन सारे वर्ड्स में कन्फ्यूजन अच्छे से क्लियर होगी क्योंकि ये 2 वर्ड्स हैं और इनके स्पेलिंग में कन्फ्यूजन आ जाती है कब हमने कौन सा वाला लिखना है। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।